नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जेटा 247 में। दोस्तों, बात चल रही है हिंदी सीरीज की और हिंदी सीरीज में आज हमारा समास कंप्लीट हो गया है और कुछ परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में हम लेकर आए हैं और प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आप खुद ही देखेंगे और यहाँ पर पता चलेगा कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है या जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है उससे आप कितना लाभ उठा पा रहे हैं, कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। आप एग्जाम में समझिए कि पूछे गए प्रश्न जो हैं आप एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। ऑप्शन बाय ऑप्शन हम आपको हिट करके दिखाएंगे और आपको एग्जाम में सोचना कैसे है वहाँ वो भी हम चीज़ें आपको यहाँ पर कराएंगे कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या दिमाग में लाना है, आपको क्या सोचना है। तो दोस्तों, बात चल रही है समास की और समास में हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे तो समास में अब समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या होता है, समास कैसे बनता है, उसका विग्रह समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। ये पिछली वीडियो में आप जाकर आराम से देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न, समास से संबंधित कुछ प्रश्न लेके चलेंगे। 30 क्वेश्चनों का आंसर कराएंगे और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, वीडियो को पॉज करके आपको ऑप्शन लिखना है, बाकी हम यहाँ पे कराएंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखते जाइए और साथ हमारे साथ आप रिवीजन करते हुए चलिए। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों, समास आपके दिमाग में आया, अब समास है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें यही होता है कि भैया समास है क्या है समास। समास तो एक शब्द है ना, तो समास का मतलब क्या होता है। तो मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिए, समास होता है, समस्त पद होता है और उसका एक विग्रह होता है। तो जो हम लोग विस्तार से लिख देते हैं वो हमारा समस्त विग्रह हो गया, जो फैला के लिखते हैं। और किसी फैली हुई चीज को हम छोटे शॉर्ट फॉर्म में बोल दें तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, जिनके हैं नीलकंठ, तो ये तो बड़ा शब्द हो गया। या तो हम डायरेक्ट क्या बोल दें, शिव बोल दें, तो शिव के अंदर ये पूरा विस्तार आ जाता है, वही क्या होता है, हमारा समास होता है। मतलब जो संक्षेप हो, जो छोटा हो, छोटे में करके हम उसको दर्शा दें, वही क्या होता है, हमारा समास होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा संक्षेप, दूसरा ऑप्शन है विस्तार, विग्रह, विच्छेद। अब ये बताइए, विस्तार तो होगा नहीं, क्योंकि विस्तार हो जाएगा तो समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। विस्तार में विग्रह भी नहीं होगा, क्योंकि समास विग्रह से आप अब ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं आपके। अब आया है विच्छेद। विच्छेद का मतलब ये करना है कि उसको विच्छेद करके लिखना, अलग अलग करके लिखना, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या आपका संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटे में, संक्षेप मतलब लघु, छोटे में, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, संक्षेप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का, मुख दर्शन में कौन सा समास है। दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखने से पहले इसलिए लिखा है हमने आपको क्योंकि देखिए बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। अब देखिए, मुख दर्शन आपने बीच में देखा वियोजक चिन्ह, तो आपके दिमाग में आया अच्छा वियोजक चिन्ह सर ने पढ़ाया था, किसमें, कहाँ पढ़ाए थे बताइए आपको, द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास देखिए ऑप्शन मिलेगा, मार के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये ऐसा गलत है। अब मुख दर्शन, बच्चा बीच में वियोजक चिन्ह देखता है, तुरंत मारता है द्वंद्व समास, आगे बढ़ जाता है, बच्चा वहीं पर गलती कर देता है। हमने तो पढ़ा था आपको कि यार वियोजक चिन्ह जहां पर आएगा वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, लेकिन यहां पर तो वियोजक चिन्ह आ भी रहा है बीच में देखिए, लेकिन ये द्वंद्व समास भी नहीं है, ये द्वंद्व समास भी नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो एक ही उसका करने का तरीका है कि आप इसको समास विग्रह करिए। क्या करिए, इसका समास विग्रह करिए। मुख दर्शन, मतलब मुख दर्शन से क्या मतलब, मुख का दर्शन। अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मुख दर्शन क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। अब का कैसा है, का तो एक प्रकार का हमारा कारक है। अब जब कारक किसमें हमने पढ़ाए थे आपको, तत्पुरुष समास में। कहां पढ़ाए थे आपको, तत्पुरुष समास में। तो समास विग्रह करके भी एक बार देखना है। मुख दर्शन, बीच में आपने वियोजक चिन्ह देखा, इसका मतलब ये नहीं कि द्वंद्व समास ही होगा। हमने कहा था आपको कि 90% जो वियोजक चिन्ह आते हैं वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, द्वंद्व समास यूज करते हैं, ठीक। लेकिन द्वंद्व समास यूज करने से पहले हम इसका विग्रह करेंगे और देखेंगे कि बीच में क्या आ रहा है। अगर इसके बीच में विग्रह करने के बाद इसके बीच में और आता, एवं आता, अथवा आता, तो हमारा क्या होता, द्वंद्व समास होता। लेकिन विग्रह करने के बाद क्या रहा, मुख का दर्शन। तो का कैसा है हमारा, का हमारा एक कारक है, तो कारक किसमें आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निशाचर। निशाचर, अब दोस्तों परिभाषा आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर, इसीलिए परिभाषा आपको हम पढ़ाते हैं हर समास में कि आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। निशाचर में कौन सा समास है। अब बताइए, हमने आपको बहुब्री समास पढ़ा था और बहुब्री समास में हमने आपको यह बताया था कि जहां पर दो शब्द मिलकर, दो पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करें। अब देखिए, निशाचर का मतलब क्या होता है बताइए। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, रात को विचरण करने वाले, घूमने वाले कौन होते हैं, राक्षस होते हैं, निशाचर बोलते हैं। तो निशाचर में कहीं तो राक्षस मिल नहीं रहा है, निशाचर में कहीं राक्षस तो मिल नहीं रहा है और दोनों पदों का कोई मतलब भी नहीं है, दोनों पद में कोई प्रधान भी नहीं है। तो ये कहां पे जाएगा, बहुब्रीहि समाज में जाएगा, क्योंकि दो पद मिलके तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। और ये हमने किसमें पढ़ा है, ये हमने पढ़ा बहुब्रीहि समास में। निशाचर अर्थात राक्षस,
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है? अब देखिए यहां पर मृगनयनी, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है यार कि तुलना हो रही है। मृगनयनी मतलब, मृगनयनी का मतलब विग्रह करिए क्या होगा? हिरण के समान आंखें। मृगनयनी के समान आ गया। के समान किसमें पढ़ा है? जो के समान किसमें पढ़ा है आपने? कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास में। बताइए, मृगनयनी तुलना कर रहे हैं हम लोग, यहां पर क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। चलिए, गगनचुंबी, अब बताइए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी का विग्रह करिए, गगन को चूमने वाला। तो को क्या कैसा है हमारा? कोई एक प्रकार का क्या है? कारक है। क्या है? कारक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, और कारक किसमें आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे। बताइए, कोई डाउट यहां तक तो? चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर। अब देखिए धक्का मुक्की, अब देखिए वियोजक चिन्ह बीच में आ गया और इसका विग्रह करिए धक्का मुक्की का, तो क्या हो जाएगा? धक्का और मुक्की। तो ये कैसा समास हो जाएगा हमारा? बताइए, द्वंद्व समास। कर्मधारय होगा नहीं, द्विगु में संख्यावाचक आता है, बहुब्री में तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो क्या होगा हमारा? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो वियोजक चिन्ह है, और धक्का मुक्की समास विग्रह करने के बाद और बीच में आ रहा है। अब देखिए धक्का मुक्की, यहाँ पे और शब्द का लोप है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो वही और शब्द निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे कौन समास होते हैं हमारे? द्वंद्व समास होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। अर्थात निकल के आया है, क्या हो जाएगा? देखिए चक्रपाणी में कहीं विष्णु लिखा है क्या? नहीं लिखा है, लेकिन दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। यकीन मानिए कि ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। अगर इन पे आपकी अच्छी कमांड है तो दुनिया में कहीं से भी कोई भी एग्जामिनर आके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत हंसते हुए खेलते हुए आराम से चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना बहुब्रीहि समास में वो यहीं से पूछता है। समास तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है, अभी तक जो पूछता हुआ आया, जो पिछला इतिहास रहा है हिंदी का, वो यहीं से रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? अब देखिए पंचवटी में क्या आ गया? संख्यावाचक आ गया, पंचवटी। लेकिन हमने कहा था कि संख्यावाचक भी चेक करेंगे। अगर केवल संख्यावाचक है तब तो ठीक है, लेकिन पंचवटी के बाद अगर दूसरा शब्द कोई मिल रहा है विग्रह करने पर, तो किसमें आएगा? कर्मधारय या बहुब्रीहि समास में आएगा। लेकिन देखिए यहां पर द्विगु समास। अब बता द्विगु होगा क्या? हो सकता है। अब देखिए द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व में क्या आता है? वियोजक चिन्ह आता है। तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि कारक तो है नहीं इसमें, पंचवटी। ठीक, अब ननाब्दीत तो होगा नहीं, तो आंसर क्या बचेगा आपका? द्विगु। द्विगु समास में क्या है बताइए? पहचान, सबसे बड़ी पहचान द्विगु समास की क्या है? कि पहला पद क्या होगा इसका? संख्यावाचक होगा। दोस्तों समास हमने पढ़ाए थे आपको 6 प्रकार के। पहला क्या पढ़ा था हमने? अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा क्या पढ़ा था हमने आपको? बहुब्रीहि समास। और सातवां जो हमने तत्पुरुष के अंदर पढ़ा था नय समास, जहां पर नकारात्मक शब्द आते हैं। तो क्वेश्चन जहां से आने की आपकी 99% संभावना होती है, वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। बस आप क्वेश्चन करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, बार प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं समझिए कि हाँ क्वेश्चन को हमको पकड़ना कहां से है। चलिए चलते हैं आगे। गिरिधर में कौन सा समास है? अब गिरिधर आपके दिमाग में आया, क्या है आपके दिमाग में? गिरिधर अर्थात पहाड़ को धारण करने वाला जो गिरिधर होता है। अब गिरिधर किसको कहा जाता है? ये गिरधर नाम से हम किसको पुकारते हैं? गिरधर आया, मेरा गिरधर आया, मतलब गोपाल गिरधर, श्री कृष्ण को। तो देखिए गिरधर में क्या 2 पद मिल रहे हैं और एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। कहां संकेत कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर। गिरधर अर्थात श्री कृष्ण आ रहा है, तो किसमें आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां तक तो? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, घर द्वार। अब देखिए यहां पर विग्रह करिए, घर द्वार में कौन सा समास है? घर और द्वार, इसमें तो आपको समय लेना ही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? द्वंद्व समास, क्योंकि घर और द्वार आ गया। देखिए चौपाई में कौन सा समास है? चौपाई, 4 पायों का समूह, या तो चौपाई मतलब क्या आ गया? पहले चौ आ गया, मतलब 4, जिसमें हो 4 पाए, तो 4 आ गया। 4 कैसा है? संख्यावाचक। संख्यावाचक किसमें आता है? द्वंद्व में, क्योंकि यहां पे देखिए कर्मधारय कहीं ऑप्शन में दिया भी नहीं है कि हम चौपाई 4 पायों का समूह हो जाएगा। इसलिए क्या होगा यहां पर? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि चौपाई में क्या रहा है? 4 पायों, 4 पाया रहा है, जिसमें 4 पाए होते हैं, उसको हम लोग चौपाई बोलते हैं, जिसको हम लोग सरल शब्दों में बोलते हैं 4 पाई, जिसमें लगे होते हैं 4 पाए। पाए मतलब उसके पैर होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास, क्योंकि संख्यावाचक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
चलिए तिल पापड़ी में कौन सा समास है बताइए। तिल पापड़ी, या तो अब ऑप्शन सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, ऑप्शन चेक करिए। कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु। अब देखिए द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्यावाचक नहीं है। चलिए द्विगु हटा दिया हमने। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई कारक नहीं दिख रहा है हमको, तत्पुरुष के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बहुब्री और कर्मधारय की। बहुब्री समास में हमने क्या बताया था आपको कि जहां पर अर्थात निकल कर आए, तिल पापड़ी मतलब तिल से बनी पापड़ी, अर्थात कुछ निकल के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तिल पापड़ी तिल से बनी पापड़ी, तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चलिए देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर। अब बताइए, हाँ अब यहां पर क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन, देखिए आप कहते हो ना कि पेपर टफ बनता कहां से है, भैया यहीं से बनता है। देखिए अब देवासुर में कहीं पे आपको बीच में कहीं वियोजक चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन क्या होगा आपका, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। कैसे होगा ये देखिए आप यहाँ पर। अब इसका हम समास विग्रह करते हैं देवासुर का, तो देवासुर का क्या हो जाएगा, देव और असुर, देव और असुर, देवासुर। तो देवासुर का हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर। अब बीच में क्या आ रहा है विग्रह करने पर, और किस में आता है, द्विगु समास में, जहां पर वियोजक चिन्ह पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर वियोजक चिन्ह है नहीं, लेकिन समास कैसा होगा आपका, द्विगु समास। इसलिए द्विगु समास करते हुए आप विग्रह जरूर करेंगे उसका। देवासुर द्विगु समास में आएगा, क्योंकि इसमें क्या, सॉरी द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि द्विगु में तो संख्यावाचक आता है। इसका होगा द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि देवासुर में बीच में जहां वियोजक चिन्ह आता है उसमें क्या होता है बताइए, वियोजक चिन्ह में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहां पर वियोजक चिन्ह आ रहा है बीच में, देवासुर, देव और असुर। इसलिए अगर द्विगु समास हो जाएगा तो संख्यावाचक हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास कैसे होगा, समझ में आ गया आपको। आप इसका विग्रह करेंगे देवासुर का, तो देव और असुर, और शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए क्या होगा वहां पर, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन। अब देखिए धनहीन, अब आपको समझ में नहीं आएगा यार धनहीन में क्या हम समास लगाएं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व। अब देखिए द्विगु तो होगा नहीं, अब द्वंद्व समास कैसे होगा, अगर धनहीन तो इसका विग्रह भी नहीं हो रहा है कि धन और हीन, या मतलब धन और हीन या वियोजक चिन्ह आ रहा है, इसलिए द्वंद्व भी नहीं होगा, इसलिए द्वंद्व भी नहीं होगा। तो अब देखिए बचते क्या है आपके, कर्मधारय बचता है और तत्पुरुष बचता है। तो धनहीन का जब विग्रह करेंगे तो धन से हीन, धन से हीन, तो धन से हीन किसमें आ जाएगा, कारक है आपके, तो किसमें आ जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। बताइए कोई डाउट हो तो यहां तक। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपीस समास में कौन सा समास है, कपीस शब्द में कौन सा समास है, कपीस शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए कपीस, कपीस हम लोग किसको बोलते हैं बताइए। कपीस अगर आपके मन में आया तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें कपीस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस अति हूँ लोक उजागर, तो जय कपीस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस अति हूँ लोक उजागर। तो कपीस किसके लिए आ रहा है, हनुमान जी के लिए आ रहा है। तो कपीस में देखिए दो शब्द मिल रहे हैं, दो पद मिल रहे हैं, और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ कपीस, तो दिमाग में आपके अच्छा हनुमान जी, मतलब हमने आपसे हनुमान नहीं बोला हनुमान जी, लेकिन कपीस हमने बोला तो आपके दिमाग में आया हनुमान जी, मतलब दो पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो किसमें आएगा ये, बहुब्री समास में आएगा। किसमें आएगा, बहुब्री समास में आएगा। आइए 15 क्वेश्चन और देखते हैं और मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन अभी आपने कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन करते करते आपको ये भी देखना है कि हमको क्वेश्चन से पकड़ कैसे बनानी है, हमको सोचना क्या है। क्या आप वो समास कोई पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा निम्न में बहुब्री समास है, तो बहुब्री समास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहुब्री समास की जो मेन पहचान होती है वो क्या होती है। बस वही चीज़ पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन ईमानदारी से करते जाइए, कहीं कोई डाउट होगा ही नहीं आपके लिए। चलिए आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है, भैया कर्मधारय है, जैसे ही कर्मधारय आया तुरंत कहना चाहिए मन में आपके विशेषण विशेष, कहना चाहिए विशेषण विशेष, उपमा और उपमान, ये चार चीज दिमाग में आपके तुरंत आनी चाहिए। और पहचान क्या होती है इसकी, कि मतलब ये पद का जब विग्रह करेंगे तो समूह में आएंगे। देखिए जैसे निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है, अब कर्मधारय की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए विशेषण ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जो, अब देखिए माता पिता तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या गया, माता और पिता के कौन समास हो गया, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। चलिए गिरिधर, गिरिधर हमने पढ़ा था, गिरधर
तुरंत गिरधर मतलब श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण आ रहा है, मतलब बहुब्री समास, ये तो होगा नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, तीन ही ऑप्शन है तो अब तो और आसान हो गया आपके लिए, बताइए अब कौन सा हो जाएगा? काली मिर्च। क्यों? देखिए मिर्च तो होती है लेकिन काली क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता की मिर्च कैसी है? काली है, काली उसकी विशेषता बता रहा है। तो किसमें आएगा? ये कर्मधारय समास में आएगा। बस जो पॉइंट हमने आपको बताया, कोई फालतू पॉइंट आपको नहीं बताया हमने, तमाम चरणों पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमने तो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया, यहाँ पर कहीं कोई कंफ्यूजन आपको हो ही नहीं सकता है। देखिए निम्न से किसमें कर्मधारय समास है? काली मिर्च, काली लग गया मतलब इसकी मिर्च की क्या हो गई? विशेषता हो गई। क्या? कि वो मिर्च कैसी है? काली है। कैसा समास होता है ये? कर्मधारय समास। चलिए धनहीन का समास विग्रह है। देखिए क्या गया, क्वेश्चन कभी उल्टा पूछ लेता है कि धनहीन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ऑप्शन देखिए, धन में हीन, पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, धन में हीन हो सकता है क्या? धन में हीन होता नहीं। धन का हीन, ये भी नहीं होगा। धन का हीन क्या होता है? कोई तो नहीं होता है। धन से हीन, तुरंत आपके दिमाग में आया पढ़ते ही, तुरंत हिट किया आपने, हाँ यार धन से हीन, मतलब धन से वो क्या है? हीन मतलब कम है, कमी है, गरीब है वो, धन से हीन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? धन से हीन, इसका विग्रह हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि समास कौन सा है, तो देखिए दोस्तों बीच में क्या रहा है? कारक आ रहा है। समास कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समय के अनुसार, देखिए पूरा शब्द है समय के अनुसार। अब इसका समस्त पद, अभी क्या पूछ रहे थे आपसे हम? अभी क्वेश्चन दिया था हमने आपको विग्रह करने के लिए, अब हमने विग्रह दे दिया है और समस्त पद पूछ रहे हैं आपसे, समस्त पद पूछ रहे हैं। तो समय के अनुसार का समस्त पद क्या हो जाएगा? देखिए समयानुसार या यथा समय, समयासार या ननाब्दीज। तो समयासार तो होगा नहीं। ठीक, अब समयानुसार, समय के अनुसार, समयानुसार या यथा समय, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन? देखिए अब दो ऑप्शन में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो यथा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा समय हो जाएगा। समय के अनुसार तो क्या हो जाएगा? यथा समय हो जाएगा। समयानुसार, समय के रूप अनुसार या समय के अनुरूप होता है जो सांस में चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग समयानुसार, या समय के अनुसार तो यथा समय हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? यथाशक्ति आ गया। क्या आ गया? यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? बहुब्री समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? बताइए यथाशक्ति में कैसा समास हो जाएगा? बताइए यथाशक्ति में कैसा समास हो जाएगा? सोच के जल्दी बताइए। यथाशक्ति, क्वेश्चन को रोक के देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और आप बताइए क्या होगा यथाशक्ति में। अब देखिए यथा क्या आ गया? यथा आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है। शक्ति तो होता है, शक्ति सबके पास होती है, एक कोई ना कोई शक्ति होती है, लेकिन हमने लगा दिया यथाशक्ति, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का उपसर्ग जुड़ गया। क्या जुड़ गया? उपसर्ग, अव्यय जुड़ गया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोई डाउट बताइए यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। राधा कृष्ण, अब देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। देखिए यहाँ पर बीच में कहीं वियोजक चिन्ह भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन समास कैसा होगा? ये द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण का जब विग्रह करोगे तो राधा और कृष्ण हो जाएगा, तो समास कैसा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए राजकन्या, ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकन्या। अब विग्रह करिए तो क्या हो जाएगा? राजकन्या का मतलब क्या होता है? विग्रह करने में बताइए। विग्रह करने पर राजकन्या में हो जाएगा राजा की पुत्री या राजा की कन्या। तो की क्या है? कि हमारा कारक है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थ संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से अलग होने में खष्ट संबंध काकी के रारी में, तो संबंध आ गया राजा की कन्या खष्ट। तो अगर आपको तत्पुरुष में से देगा तो कौन तत्पुरुष होगा? खष्ट छठा तत्पुरुष होगा आपका। ठीक है, खष्ट तत्पुरुष होगा। तो ऑप्शन में तत्पुरुष है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसलिए कारक आपको याद करके चलने हैं तत्पुरुष समास, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है तत्पुरुष शब्द देगा आपको, चारों ऑप्शन आपको तत्पुरुष दे देगा, लेकिन उसमें दे देगा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। ठीक, या तो उसके संबंध देगा कि संबंध है कि अपादान है क्या है, तो वहां पे आपको लगाना है संबंध तत्पुरुष। कैसा है? संबंध तत्पुरुष है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में बहुब्री समास है। अब बहुब्री समास आगे दिमाग में आपके, अब बहुब्री समास में होता क्या है? मतलब दो पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है कि निम्न में बहुब्री समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा होगा नहीं, क्योंकि तीसरी पद की ओर संकेत नहीं कर रहा है। जीवन मुक्ति, प्रथम पद प्रधान हो गया। देखिए दया सागर, दया का सागर। अब देखिए चक्रधर, मतलब क्या होता है? अर्थात
कृष्ण, इन तीनों में आपको अर्थात नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर चक्रधर में जैसे ही आप आएंगे अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु के पास भी चक्र होता है, तो चक्रधर का मतलब आ गया, तो अर्थात निकल कर आ गया, तीसरा शब्द आ गया, तीसरा पद आ गया, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, चक्रधर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नव युवक में कौन सा समास है। चलिए देखते हैं नव युवक में कौन सा समास है। भैया बिल्कुल कुछ समझना ही नहीं है। नव युवक, युवक कैसा है? नव है, कैसा है? नव, तो नव युवक मतलब नौजवान है। क्या होगा इसकी विशेषता हो गई? क्या युवक तो सब है, लेकिन ये नौजवान युवक है, तो इसकी विशेषता हो गई। तो विशेषता किसमें आता है? कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास में। भैया विशेषण आ गया, विशेष आ गया, उपमा उपमान आ जाएगा, तो कैसा होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए मन मौजी में कौन सा समास है? विग्रह करिए, तुरंत विग्रह करिए इसका। मन मौजी, मन का मौजी, का कैसा है? अरे हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए का कैसा है? कारक है, तो क्या हो जाएगा? कारक किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में आएंगे। भैया कुछ नहीं, बस केवल आंख बंद करके आपको करना है, खेल लगेगा एकदम, आपको समास एकदम खेल लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रत्येक में कौन सा समास है। हाँ दोस्तों, यहां ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज करेगा कि प्रत्येक, अब देखिए प्रत्येक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत होगी। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक, और प्रति कैसा है? अव्यय है। कैसा है? अव्यय है, मतलब एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, तो प्रति लग गया, इसलिए क्या बन गया? प्रत्येक अव्यय, तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान देना अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग, माल गोदाम, माल गोदाम मतलब विग्रह करिए, माल में गोदाम, माल गोदाम का विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? माल गोदाम, तो क्या हो जाएगा? ये जिसमें माल भरा हो, माल का गोदाम, ठीक, तो का क्या आ गया? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक है। ठीक, किसमें आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चंस, पल पल या बार बार में समास है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज, आपको दिखाया वियोजक चिन्ह दिख गया, आपको क्या दिख गया? वियोजक चिन्ह दिख गया। आप तो मारोगे ऑप्शन में द्विगु समास है भी, आप ऑप्शन मारोगे आगे बढ़ जाओगे, आप कहोगे यार पेपर बहुत टफ था, हमने सही करके आए थे, एग्जामिनर ने गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, एग्जामिनर आपको अगर कहीं कंफ्यूज कर सकता है ना, तो आपको यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है कि पल पल दे देगा, बार बार दे देगा, में समास आपसे पूछ लेगा। अगर आपका इसका विग्रह पता है, अगर आपको इसका विग्रह पता है तो आप आसानी से इसको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पल पल बार बार में अगर समास पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए वियोजक चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन समास विग्रह करेंगे तो पल पल मतलब हर समय, बार बार मतलब हर बार, तो समास विग्रह करने पर एक ही शब्द आ रहे हैं, एक ही शब्द आ रहा है, तो वहां पर आपको द्विगु समास नहीं होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय, ये एक पल अव्यय हो गया और एक पल पद हो गया है। यहाँ पर एक बार अव्यय हो गया है और दूसरा वाला बार क्या हो गया है? पद हो गया है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, किस समास को विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और आता है? कोई समस्त पद हमने आपको दे दिया और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और आता है। बताइए कहां पर आता है? वियोजक चिन्ह होता है जहां पर। अब वियोजक चिन्ह होता किसमें है? बताइए, वियोजक चिन्ह कहां पर होता है? द्वंद्व समास में। कहां पर होता है? द्वंद्व समास में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, संख्यावाचक तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास को विग्रह करने पर और शब्द का लोप होता है। तो क्या आता है वहां पर? और आता है। अब देखिए ठंडा गरम, हाँ, अब यहां पर देखिए ठंडा गरम में कौन सा समास है? अब इसका विग्रह करिए, समास विग्रह करिए ठंडा गरम का, तो क्या हो जाएगा? ये ठंडा और गरम। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है? देखिए और शब्द का लोप आता है, किसमें होता है? द्वंद्व समास में। तो ठंडा और गरम, तो ठंडा गरम या ऐसे लिख दे या तो ऐसे लिख दे, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, ठंडा या गरम। ठीक, तो या आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, अथवा आ जाए, तो कैसा होगा हमारा? द्वंद्व समास होगा। कैसा होगा? सी ऑप्शन, द्वंद्व समास। अब बात करते हैं हम लोग तीसवें क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? आराम से कर लोगे यार, तो सुनते ही क्वेश्चन। किस पद समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक की हमने किसमें पढ़ा था आपको? संख्यावाचक याद करिए, द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में। हमने जो दूसरा समास आपको पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है? द्विगु समास में। तो क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास कहां पर है? ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश तो हमने यही किया है कि इन सारे क्वेश्चनों में आपको सारे प्रकार के समास पढ़ा दिए जाएं। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले जो लेक्चर हैं आपको समास के, वो जरूर देखिए जाकर, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बार अगर आप देख लेंगे तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप समास से 99% क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। किताब कोई सी भी हो, उठाइए, प्रैक्टिस करिए, यहाँ से मैच करिए, नियम हमसे सीखिए, क्वेश्चन आप खुद से करिए। अगर कोई दिक्कत हो रही, कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आकर
पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।